मैंने रस्सी की सीढ़ी को दोनों हाथों से मजबूती के साथ पकड़ लिया। तूफानी मौजें कुश्ती को ऊपर नीचे उछाल रही थीं। कुश्ती का जो तख्ता जहाज के आहनी कुंडे में फंसा हुआ था, उसके चरचुराने की आवाज़ भी आ रही थी। इससे पहले कि वो टूट जाती, मैंने रस्सी की सीढ़ी पर पाँव जमाई और आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चढ़ने लगा। ये कोई बहुत बड़ा जहाज था। रस्से की सीढ़ी दूर ऊपर तक चली गई थी। मैं दिल में खुदा का शुक्र अदा कर रहा था कि ऐन वक्त पर उसने मुझे बचा लिया था। ये कोई मुसाफिर जहाज लगता था जो तूफान की वजह से वहां लंगर डाल कर रुक गया था। मैं सीढ़ी पर चढ़ता जहाज के अरशे के जंगले के पास पहुंचा तो मुझे जहाज के मल्लाहों की एक दूसरे को पुकारने की आवाज़ें आईं। बारिश की वजह से ये मल्लाह अरशे पर रखे सामान को शायद एक जगह से उठाकर किसी महफूज जगह पर ले जा रहे थे। इंसानी आवाज़ों ने मेरे दिल से सारा खौफ दूर कर दिया। कुदरत को मुझ पर रहम आ गया था और उसने मुझे वापस इंसानों की दुनिया में पहुंचा दिया था। मैं जंगले को पकड़कर डेक यानी जहाज के अरशे पर उतर गया। रात की तारीकी और बारिश में मुझे अरशे पर कोई मल्लाह नजर न आया। शायद वो लोग अरशे पर से सामान उठाकर निचली डेक पर ले जा चुके थे। अगरचे जहाज का लंगर समंदर में गिरा हुआ था, मगर समंदर में तूफान की वजह से जहाज अपनी जगह आहिस्ता आहिस्ता डोल रहा था। बारिश में डेक पर से दौड़कर साइबान के नीचे आ गया। यहाँ से एक जीना नीचे उतरता था। मैंने ऊपर से झांक कर देखा। नीचे मुझे मदहम सी रोशनी दिखाई दी। मैं जीना उतर गया। एक तंग राहदारी थी जिसके दोनों जानिब केबन थे। रोशनी राहदारी की पर लगे हुए बल्ब की थी। मैंने देखा कि सभी केबनों के दरवाजे बंद थे। एक केबन में रोशनी नहीं हो रही थी। मैं आगे चलता गया। जहाँ राहदारी खत्म होती थी वहाँ से फिर एक जीना नीचे उतरता था। यहाँ मुझे नीचे से दो आदमियों के बातें करने की आवाज़ आई। मुझे बड़ा हौसला हुआ। मैंने ऊंची आवाज़ में कहा, हेलो हेलो। नीचे से आवाज़ें आना बंद हो गईं और सन्नाटा छा गया। मैं नीचे उतर आया। यहाँ भी एक तंग राहदारी थी जहाँ धीमी रोशनी वाला बल्ब जल रहा था। यहाँ भी आमने सामने केबन थे जिनके दरवाजे बंद थे। एक केबन का दरवाज़ा ज़रा सा खुला था और अंदर से रोशनी बाहर आ रही थी। मैं जल्दी से दरवाजे के पास आ गया और 2-3 बार हेलो हेलो कहा। अगर कोई अंदर हो तो मेरी आवाज़ सुनकर बाहर आ जाए, मगर अंदर से कोई बाहर ना निकला। मैंने आगे होकर केबन के अंदर झांक कर देखा। ये केबन कुशादा था। वस्त में गोल मेज के गिर्द कुर्सियां लगी थीं। मेज पर ताम चीनी की एक चीनक और 4-5 मग पड़े थे। एक एश ट्रे में सिगरेट सुलग रहा था। ऐसे लगता था कि कोई सिगरेट एश ट्रे में रख किसी तरफ गया है। दीवार के साथ एक लोहे के पलंग पर बिस्तर लगा हुआ था। मैंने ताम चीनी की चीनक का ढक्कन उठाया। चीनक गर्म थी। इसके अंदर गर्म ब्लैक कॉफी थी। साफ लग रहा था कि कोई यहाँ थोड़ी देर पहले कॉफी और सिगरेट से लुत्फ अंदोज हो रहा था। मैंने सोचा कि इस तरह बगैर इजाज़त केबन में आ जाना गैर मुहज़्ज़ब बात है। बाथरूम में से पानी के गिरने की आवाज़ आई तो समझ गया कि कोई बाथरूम में है। मैं अगले केबन के दरवाजे में चला आया और ऊंची आवाज़ में हेलो कहा। बाथरूम में पानी गिरने की आवाज़ बंद हो गई। मैं अब इस इंतज़ार में था कि बाथरूम में से कोई यकीनन जहाज़ का कोई आला ओहदेदार ही होगा, क्योंकि केबन काफ़ी वसी और सजा हुआ था। बाहर निकलेगा तो मैं बताऊंगा कि मैं कश्ती में समंदर की सैर को निकला था कि तूफान में फिस गया। कश्ती मुझे इस जहाज़ तक ले आई। जब पानी की आवाज़ को बंद हुए काफ़ी देर हो गई, अंदर से कोई बाहर ना आया, तो मैंने एक बार फिर हेलो हेलो कहा। इसके बाद फिर वही खामोशी छा गई। मैं बड़ा हैरान हुआ। फिर सोचा कि अंदर जो आदमी है वो नहाने के बाद कपड़े तब्दील कर रहा होगा। कुछ देर खामोश रहने के बाद मैंने फिर आवाज़ दी। इस बार भी कोई जवाब ना मिला। मुझे जहाज़ के आदमियों की मदद दरकार थी और मैं इस ख्याल से अपनी पोजीशन भी वाज़े करना चाहता था कि ये लोग ये ना समझी कि मैं कोई चोर डाकू हूँ जो तूफ़ानी रात में वहाँ चोरी की नीयत से आ गया हूँ। जब तीसरी बार आवाज़ देने पर भी बाथरूम के अंदर से कोई ना आलिफ, तो मैंने बाथरूम के दरवाजे पर जाकर आहिस्ता से दस्तक देकर कहा, हेलो, कोई अंदर है प्लीज़। फिर भी जवाब में वही सन्नाटा छाया रहा। जहाज़ आहिस्ता आहिस्ता बेमालूम अंदाज में कभी दाएं और कभी बाएं डोल रहा था। ऊपर वाले डेक से समंदर के तूफान की दबी दबी सी आवाज़ सुनाई दे रही थी। मैंने ज़रा ज़ोर से दरवाजे पर हाथ मारा तो दरवाजे का एक कील निकल गया। अंदर रोशनी हो रही थी। मैं जल्दी से पीछे हट गया। मैंने अंग्रेजी कहा कि मैं टूरिस्ट हूँ। किश्ती में समंदर की सैर को निकला था कि तूफान में फंस कर यहाँ गया। वही खामोशी सन्नाटा, इससे ज़्यादा मुझसे सब्र ना हो सका। मैंने आगे होकर दोनों हाथों से दरवाज़ा खोल दिया। ये देखकर मेरा दिल धक से रह गया कि ये कोई बाथरूम नहीं था, बल्कि काट कबाड़ से भरा हुआ एक छोटा सा स्टोर था, जहाँ टूटी फूटी कुर्सियाँ, पुराने तख्ते और रस्सियों के गुच्छे थे और छत पर जाले लटक रहे थे।
मैंने डर कर जल्दी से दरवाज़ा बंद कर दिया। अब मेरे दिल की धड़कन खौफ के मारे डूबने लगी। मैंने केबिन के दरमियान में रखी हुई मेज़ को देखा तो वहाँ थोड़ी देर पहले जो ताम चीनी की चीनेक और मग पड़े थे वो अब वहाँ नहीं थे। एश ट्रे में कोई सिगरेट नहीं सुलग रहा था। मैं डर कर बाहर को भागा। मैं नीम रोशन राहदारी में दौड़ता हुआ जीने की तरफ बढ़ा के सबसे ऊपर वाले डेक के साइबान में बैठकर रात गुजार दूं। दिन की रोशनी होगी तो इस जहाज से फरार होने की कोई राह तलाश करूंगा। जैसे ही मैं राहदारी में जीने के पास आया, ऊपर से एक औरत को उतरते देखा। इसके हाथ में ट्रे थी जिसमें चाय के बर्तन थे। उसने मुझे देखा और मुझसे पूछने लगी, तुम कौन हो? जहाज के मुसाफिरों को यहाँ आने की इजाज़त नहीं है। ये जहाजियों के केबिन नहीं है। ये औरत मुझे बिल्कुल नॉर्मल औरत लगी। ये जहाज की खादमा थी शायद। उसने अंग्रेज़ी में ये फ़िक्रे कहे थे। मैंने भी अंग्रेज़ी में इसे बताया कि मैं जहाज़ का मुसाफिर नहीं हूँ, टूरिस्ट हूँ। किश्ती में समंदर की सैर करने निकला था कि तूफ़ान में फिस गया और इस जहाज़ पर पहुँच गया। औरत की वज़ाक़त और रंग वहश औरतों वाला था। मोटे बदन की ढलती हुई उम्र की औरत थी। कहने लगी, मुझे जहाज़ के कप्तान को रिपोर्ट करनी होगी। खैर कोई बात नहीं, तुम मेरे केबिन में रात गुजार सकते हो। सुबह तुम्हें कैप्टन के आगे पेश करूंगी। वो अच्छा आदमी है, मेरे साथ आ जाओ। मुझे अपने केबिन में ले आए। ये केबिन एक किचन लगता था। दीवार पर शेल्फ में तांबे और चीनी के जुग, प्याले, मग और गिलास पड़े थे। एक काउंटर भी बना हुआ था। उसने ट्रे काउंटर पर रख दिया और अपना सफ़ेद ईपन उतारते हुए बोली, मैं यहीं सोती हूँ। ये किचन भी है और मेरा केबिन भी है। चाय पियोगे? दीवार में सोने की सीट बनी हुई थी। गदा और सिरहाना पड़ा था। वो मग में मेरे लिए चाय उंडेलते हुए बोली, तुम मेरे वाले बिस्तर पर सो जाना, मैं काउंटर के पीछे कैंप काट पर सो जाऊंगी। मैं इससे कहते कहते रुक गया कि पीछे एक केबिन में मेरे साथ ये वाकया पेश आया है। इसकी वजह क्या हो सकती है? सोचा, खुदा जाने। ये मुझे तो वहम परस्त ना समझने लगे। उसने चाय का मग मुझे देकर कहा, तुम खड़े क्यों हो? वहाँ बैठ जाओ। आज समंदर में बड़ा तूफान है। खुदा जाने कहाँ से इतना तूफान आ गया है। आजकल मौसमों का कुछ पता नहीं चलता। मैं दीवार में बनी हुई लंबी सीट पर बैठकर गर्म चाय पीने लगा। गर्म चाय ने मेरे एसाब को बड़ा सुकून दिया। हबशी औरत काउंटर के पीछे जाकर बर्तन वगैरह संभालने में लग गई। मैंने इससे पूछा कि ये जहाज कहाँ जा रहा है। उसने बताया कि जहाज इंग्लिस्तान से होकर साबरस जाएगा। तूफान आ जाने की वजह से कैप्टन के इल्म की वजह से जहाज का लंगर डाल दिया गया है। जहाज तूफान के रुकते ही रवाना हो जाएगा। काउंटर के पीछे ओट में कोई कैंप काट फोल्ड हो जाने वाली चारपाई बिछी हुई थी जो काउंटर की वजह से मुझे नजर नहीं आ रही थी। हबशी औरत इस पर चादर खोलकर बचाने लगी। मुझे सिर्फ इसका ऊपर वाला आधा जिस्म नजर आ रहा था। फिर वो नीचे हो गई। मुझे चारपाई के चरचुराने की आवाज आई। वो बिस्तर पर लेट गई थी। उसने मुझे आवाज दी, सोने से पहले भी बत्ती बुझा देना। स्विच तुम्हारी सीट के ऊपर है। मैंने कहा, ओके मैडम। मैं चाय पीने लगा। इतने में हबशी औरत ने दोबारा आवाज दी, सुनो, मेज पर माचिस पड़ी है, मुझे दे जाओ, मैं सिगरेट पीकर सोती हूँ। मेरे करीब ही एक छोटी सी मेज रखी हुई थी। इस पर ऐश ट्रे के पास माचिस की डिबिया थी। मैंने चाय का मग मेज पर रखा, माचिस की डिबिया उठाई और काउंटर की तरफ बढ़ा। मैं झुककर दूसरी तरफ हबशी औरत को माचिस की डिबिया देने लगा तो मेरे हाथ से माचिस गिर पड़ी और मेरा मुंह खिले का खुला रह गया। नीचे कैंप काट पर हबशी औरत की जगह हड्डियों का एक इंसानी पिंजर लेटा हुआ था जिसकी खोपड़ी में आंखों के सुराख अंगारों की तरह लाल हो रहे थे। इसकी उंगलियों की हड्डियों ने एक सिगरेट पकड़ रखा था। खोपड़ी की अंगारा आंखों ने मेरी तरफ देखा और हड्डियों का ढांचे ने हाथ मेरी तरफ बढ़ाया और उसके बाद जबड़े की हड्डियां ऊपर नीचे हुई और मुझे हबशी औरत की आवाज आई, मेरा सिगरेट सुलगा दो। मैं चीख मार कर पीछे को हटा और दरवाजे की तरफ दौड़ा। घबराहट में मैं मेज से टकराया और चाय का मग उलट गया। चाय की मेज पर सुर्ख इंसानी खून बिखरा हुआ देखा तो मैं दीवाना वार केबिन से निकलकर ऊपर जाने वाले जीने की तरफ भागा। जैसे ही मैं जीने के पास पहुंचा मुझे ऐसा झटका लगा जैसे किसी ने मुझे पीछे से धक्का दे दिया हो। मैं मुंह के बिल गिर पड़ा। उठने की कोशिश की तो उठ ना सका। मेरा जिस्म सुन्न हो गया था। ना मैं हाथ हिला सकता था, ना पाँव हिला सकता था, ना गर्दन हिला सकता था। आंखों के पपोटे भारी होना शुरू हो गए। मैंने उन्हें ऊपर उठाए रखने की कोशिश की लेकिन कामयाब ना हो सका। मेरी आंखें अपने आप बंद हो गईं। मुझे महसूस हुआ कि मेरा जिस्म सुन्न होने के बाद बेहिस हो गया है। फिर मुझे कोई होश न रहा कि मैं कहाँ पर हूँ और मेरे साथ क्या हो रहा है।
इस हालत में खुदा जाने कितना वक्त गुजर गया। जिस वक्त मुझे कुछ होश आया तो सबसे पहले मेरे कानों में जो आवाज़ आई वो ऐसी आवाज़ में थी जैसे बहुत सी औरतें आहिस्ता आहिस्ता रो रही हैं। मैंने आंखें खोल दी, देखा कि गोल दीवारों वाला कमरा है जिसकी छत की कड़ियों के साथ इंसानी खोपड़ियां लटक रही हैं। धीमी धीमी रोशनी है। मैं लकड़ी के तख्ते पर बिल्कुल सीधा पड़ा हूँ। मेरा जहन पूरी तरह से बेदार है। आंखें सब कुछ देख रही हैं मगर मैं अपने हाथ पांव नहीं हिला सकता। 4 नौजवान औरतें जिनके सिया बाल खिले हैं, दोनों हाथ सीनों पर बंधे हैं, सिया लिबास पहने हुए हैं, सर जेका धीमी आवाज में बैन करती, सिसकियां भरती, आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती मेरे गर्द चक्कर लगा रही है। ये गोरे रंग की खुश शक्ल लड़कियां हैं। मैं दिल में अपनी आफियत की दुआएं मांगने लगा कि आ खुदा मुझे इस मनहूस जहाज से खैरियत से निकाल देना।